एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से लाया हूँ आपके लिए नया टॉपिक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मेंडेलियन जो जेनेटिक्स थी वो कंप्लीट कर ली है। अपना एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक नए चैप्टर की, जो कि अपनी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक चैप्टर है। देखो, ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी एक बहुकोशिक और एक जटिल संरचना है, जिसको समझने के लिए हमें उसके शरीर में पाए जाने वाले अलग अलग तंत्रों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है मानव शरीर में पाए जाने वाले तंत्र। देखो, तंत्र को समझने से पहले हमें एक छोटी सी बेसिक जानकारी समझनी है कि हमने आज जो इतना बड़ा शरीर ले रखा है वो शरीर आखिरकार बना कैसे, उस शरीर का निर्माण हुआ कैसे। तो उसके लिए एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी है। देखो विद्यार्थियों, कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी सजीव है, वो सजीव बनेगा किससे? सबसे पहले उसमें बननी है क्या? कोशिका। सबसे पहले क्या बनेगी? उसमें कोशिका बनेगी। कोशिका विभाजित होगी और समूह बनाएगी। उससे क्या बन जाएंगे? ऊतक बन जाएंगे। ऊतकों से क्या बन जाएंगे? अंग बन जाएंगे। अंग से क्या बन जाएगा? अंग तंत्र बन जाएगा। और अंग तंत्र से क्या बन जाएगा? शरीर। किसी भी सजीव की अगर मैं बात करूं तो किसी भी सजीव के शरीर के निर्माण की क्रिया के लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस है अपने पास ही। सबसे पहले कोशिका ही बननी है। अगर कोशिका नहीं है तो शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। कोशिका बनेगी, कोशिका के बाद फिर ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से फिर जाके हमारे शरीर का निर्माण होता है। यहाँ हम मनुष्य की बात कर रहे हैं या हम ये कहें कि हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो शारीरिक संरचना है वो बहुत ही जटिल है। इसे समझने के लिए या इसके कार्यों को समझने के लिए हमें अलग अलग पॉइंटों में अलग अलग तंत्रों को समझना पड़ेगा। और प्रत्येक तंत्र का कार्य यहाँ पर क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। विद्यार्थियों, कोशिकाओं का समूह जो समान संरचना और समान कार्य करने वाला हो वो क्या कहलाता है? अपना ऊतक कहलाता है। और ऊतक अंग का निर्माण करते हैं। और अंगों के बारे में आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे अंग किसी न किसी रूप में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। जैसे आपकी आंखें हैं, देखने का काम कर रही है। कान सुनने का काम कर रहे हैं। नाक सूंघने का काम कर रहे हैं। जीभ स्वाद का पता लगाने का काम कर रही है। इस तरीके से आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर बहुकोशिक है। बहुकोशिक का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी अगर कोशिकाएं हैं तो उन्हें बहुत सारी कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के क्या बनने हैं? ऊतक बनने हैं। उन ऊतकों से अलग अलग प्रकार के अंग बनने हैं और उन अंगों से फिर शरीर की संरचना का निर्माण होना है। तो इन्हीं अंगों के अंदर से आज हम अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो तंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अपना पहला तंत्र, पाचन तंत्र। इसकी बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनुष्य शरीर में पाया जाने वाला पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम ये कहें कि आहार नाल के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना। अब विद्यार्थियों, हमने जो भी खाया उससे खाए हुए भोजन का पाचन कैसे होता है इस चीज को हमें समझना है। क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही काम हमारा रहता है कि हमें जो भी मिला, घर से जो मिला या बाजार से हमने जो खरीदा, उसको हमने मुख के माध्यम से ग्रहण तो कर लिया, पेट के अंदर डाल तो लिया। अब पेट के अंदर उसकी कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे कि आपने जो चीज खाई थी वो आपके शरीर में जाकर आपको एनर्जी दे रही है, ऊर्जा दे रही है। वो प्रोसेस किस तरीके से होती है तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो विद्यार्थी, सबसे पहले तो हम इस पाचन तंत्र को समझने के लिए हम डायग्राम की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले कोई भी भोज्य पदार्थ है उसको आप ग्रहण किसके माध्यम से करोगे? उसको आप ग्रहण करोगे मुख के माध्यम से। इसके माध्यम से ग्रहण करेंगे, मुख के माध्यम से ग्रहण करेंगे। और मुख के माध्यम से ग्रहण करने के बाद वो भोजन जाता कहाँ है? मुख से गले में आता है और गले से फिर
गले से वो फिर पेट के अंदर आ जाता है। अब पेट के अंदर ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो उसको पचाने का काम करें, या फिर मैं कहूँ कि जो उसको, जो ठोस रूप था उस भोजन का, उस ठोस रूप को वो अवशोषण होने योग्य रूप में बदल सकें, ऐसी कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो उनको समझने के लिए हमें मनुष्य शरीर के अंदर पाए जाने वाले पाचन तंत्र को समझना पड़ेगा। देखो विद्यार्थियों, ये एक नॉर्मल सा मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। अगर आप समझ सको तो इस डायग्राम के माध्यम से हम पाचन तंत्र को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये अपना मुख मान सकते हैं अपन, ये पीछे की साइड में इस तरीके से नलियों के माध्यम से जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम इस डायग्राम से अगर इसको समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। ये विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं कि हमारे शरीर में जो आहार नाल होती है, या मैं कहूं कि हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है वो किस तरीके का होता है, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको कि कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये आपका, और यहाँ पर एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। अब यहाँ मैं बारी बारी से इनके नामों की बात करता हूँ। सबसे पहले ये वाला भाग जो है, इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, अपना मुख है। इसके बाद ये जो गले के अंदर आ रही है, ये हो गई अपनी ग्रसनी, ये हो गई अपनी ग्रासनाल, ग्रासनाल, ये हो गया अपना आमाशय, ये हो गई अपनी बड़ी आंत, और ये हो गई अपनी छोटी आंत, ये हो गया अपना मलाशय, और ये हो गया अपना मलद्वार। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान रहे, ये मलाशय जो है इसको गुदा भी कहा जाता है। अगर इसको आप गुदा कह रहे हो तो ये आपका हो गया गुदा द्वार, इसको क्या कहेंगे, गुदा द्वार कहेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ दो चीजें और हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी एक ग्रंथि है अग्नाशय, और ये जो संरचना है इसको हम कह सकते हैं यहाँ यकृत, या मैं कहूँ कि इसको मैं यहाँ पित्ताशय नाम दे दूँ। विद्यार्थियों, हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो आहार नाल तंत्र है, उस आहार नाल तंत्र के अंदर या हमारे पाचन तंत्र के अंदर निम्न जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। अब हम बाहर से जो भी भोजन ग्रहण करेंगे वो भोजन सबसे पहले हमारे मुख के अंदर जाएगा। तो बाहर से किसी भी पदार्थ को मुख के अंदर ग्रहण करना, ये क्रिया कहलाती है आपकी अंतर्ग्रहण। क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपनी अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब सीधा सा है कि आप बाहर से किसी भी चीज को मुख के अंदर ग्रहण करो। अंदर ग्रहण करने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? अपनी अंतर्ग्रहण कहलाएगी। अब आपने बाहर से जो भोजन है उस भोजन को मुख के अंदर तो ग्रहण कर लिया। अब मुख में आने के बाद कौन सी क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है, और जो भोजन आपने ग्रहण किया है, मुख के अंदर जो आपने भोजन लिया है, उस भोजन के साथ क्या होता है, कौन सी क्रियाएं प्रारंभ होती है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ आपको सबसे पहले भाग की तरफ लेके चल रहा हूँ, जो अपनी आहार नाल का सबसे पहला भाग है, मुख। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित भागों के नाम बताइए या सम्मिलित अंगों के नाम बताइए, तो सम्मिलित अंगों के मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहला तो अंग आ गया अपना मुख, दूसरा अंग कौन सा आ गया? अपना ग्रसनी या ग्रासनाल। तीसरा अंग कौन सा आ गया? अपना तीसरा आ गया अपना छोटी आमाशय, आमाशय। चौथा अंग आ गया अपना
छोटी आंत। पांचवा आ गया अपना बड़ी आंत, और छठा अंग आ गया अपना भुजा। ये तो हमारे आहार नाल के अंदर या हमारे जो पाचन तंत्र है उसके अंदर सम्मिलित अंगों के नाम हो गए। ये 6 अंग हमारे पाचन तंत्र के अंदर पाए जाते हैं: मुख, ग्रसनी या ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और भुजा। इन अंगों से होकर भोजन आता है और पचने के बाद जो शेष अपचित भोजन बच गया, उस अपचित भोजन को फिर उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों, हमारे शरीर में हम जो भी चीज बाहर से खाते हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए यूजफुल हो या हमारे लिए उपयोगी हो, ये कतई आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो चीज खा रहे हो उसमें सारी की सारी चीजें आपके शरीर के लिए पौष्टिक हो या आपके शरीर के लिए आवश्यक हो। उनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके शरीर के लिए अनावश्यक है। तो उन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से फिर क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इन अंगों में से सबसे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं अपने इस अंग की, मुख की। मुख सबने देखा है, अपना भी देखा होगा, एक दूसरे का आप देखते ही रहते हो अक्सर। अगर आप अपने मुख को देखना चाहो तो फिर आप शीशे के ऊपर जाकर देख सकते हो आसानी से। आपके मुख के अंदर दो जो होठ है, उन होठों के बीच की जो संरचना है वो कहलाती है आपका मुख। या मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो मुख की संरचना है, उस मुख की संरचना में ऊपरी और निचले होठों से ढकी हुई जो रचना है वो रचना ही क्या कहलाती है, मुख कहलाती है। इस मुख के अंदर, मुख की जब बात आती है तो मुख के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि होती है। और एक होते हैं दांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। मुख के अंदर पाए जाने वाले ये जो दो पार्ट हैं वो भोजन के पाचन को शुरू करने के लिए या उस भोजन के टुकड़े करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन लार ग्रंथियों का कार्य क्या है या ये लार ग्रंथि हमारे मुख में किस तरीके से उपयोगी है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आप बाहर से जो भी शुष्क भोजन ग्रहण करते हो, जैसे मैं बात करूं कि हमने भोजन के अंदर हमें रोटियां मिली या ये मान लो कि हमें चपातियां मिली, हमने चपाती का टुकड़ा जो है उस एक छोटे से टुकड़े को मुख में लिया। मुख में लेने के बाद मुख के अंदर जो उपस्थित जीभ है, मुख के अंदर कौन सी चीज? जीभ। ये जीभ क्या करेगी? लार का स्राव करेगी। या मैं ये कहूं कि लार ग्रंथियां जो मुख के अंदर उपस्थित है वो लार का स्राव कर देंगी। जीभ भोजन को बार बार मुख के अंदर घुमाने का काम करेगी। घुमाकर वो भोजन को लेकर कहाँ जाएगी? आपके मुख के अंदर जो दांत है, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके मुख के अंदर दो जबड़े हैं, एक तो ऊपरी जबड़ा है, एक निचला जबड़ा है। उन दोनों जबड़ों के अंदर स्थायी और अस्थायी दांत, बचपन में अस्थायी और बाद के अंदर वयस्क अवस्था में स्थायी दांत आ जाते हैं। वो स्थायी दांत क्या करते हैं? उस भोजन का टुकड़ा करने का कार्य करता है। सबसे फर्स्ट तो क्या हुआ, आपने भोजन लिया, यानी भोजन को सबसे पहले मुख में लिया। मुख में लेने के बाद क्या हुआ? लार स्रावित हुई, और लार स्रावित होने के बाद क्या हुआ? वो भोजन जो पहले शुष्क था अब वो थोड़ा सा गीला हो चुका है। गीला होने के बाद क्या होता है? उस भोजन के गीले रूप को जीभ की सहायता से बार बार मुख के अंदर घुमाया जाता है और घुमाकर उसे दांतों के नीचे बार बार भेजा जाता है। अब दांतों के नीचे बार बार क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ऊपरी जबड़े में भी दांत है, नीचे वाले जबड़े में भी दांत है। जब वो ऊपरी और निचले जबड़े के दांत आपस में टच करेंगे एक दूसरे को, या आपस में एक दूसरे के ऊपर जब बल लगाएंगे या दाब लगाएंगे, उस स्थिति में उन दांतों के बीच में जो भी चीज आ गई वो चीज क्या हो जाएगी? एकदम पिस जाएगी या एकदम बारीक हो जाएगी, या मैं ये कहूँ कि जो बड़ा टुकड़ा था वो छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा, जिसको फिर निगलने में हमें क्या होगी? आसानी होगी। तो यहाँ लार ग्रंथियों द्वारा तो क्या स्रावित की जा रही है? लार। और इस लार का काम क्या है? ये लार भोजन को, जो भी आपने बाहर से ग्रहण किया है, उस भोजन को लसलसा बनाती है। कैसा बनाती है? लसलसा बनाती है। अब यहाँ इस लसलसे को समझने के लिए
आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो कि आप क्या करें, एक चपाती का या रोटी का जो छोटा सा टुकड़ा है उसको मुख में लो, मुख में लेने के बाद 1 मिनट तक उसको मुख के अंदर रखें, फिर उसको चबाएं, थोड़ा सा चबाने के बाद आप उस भोजन के टुकड़े को या उस निवाले को आप बाहर निकाल के देख सकते हैं भोजन की स्थिति क्या हो जाती है या उस निवाले की स्थिति क्या हो जाती है। तो भोजन का लसलसा रूप हो जाता है, किसके कारण? लार के कारण। फिर ये जो भोजन का लसलसा रूप है, अब इस भोजन के लसलसे रूप को कहाँ भेजा जाता है? दांत के पास भेजा जाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि दांत के ऊपर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के सामने आते हैं, तो हमें इन दांतों को बड़ी ही सावधानी से और सतर्कता से हमें समझना है। तो मैं इन दांतों की चर्चा करता हूँ। सबसे फर्स्ट तो इन दांतों के प्रकार की बात करते हैं। दांतों के प्रकार की बात करते हैं। प्रकार के अंदर दांत जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो अस्थायी और दूसरे स्थायी। अब यहाँ अगर मैं इस अस्थायी के दूसरे नाम की बात करूं तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि दुग्ध दंत और स्थायी दंत। अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थायी दांत यानी दूध के दांत जो कि बचपन के अंदर आते हैं और एक बार टूटने के बाद जो दोबारा से दांत आ जाते हैं वो दांत फिर स्थायी दांत होते हैं, जो कि उम्र भर हमारे मुख के अंदर उपस्थित होते हैं और आवश्यक ना होने पर भी कई बार टूट कर गिर जाते हैं। यहाँ प्रकार तो हो गए कितने अपने हमारे पास, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अब यहाँ मैं ये बात करता हूँ कि इन अस्थायी दांतों की संख्या क्या है। तो यहाँ हम देखें, अस्थायी दंत इनकी संख्या होती है 20। अस्थायी दंतों की संख्या कितनी है? 20 है। अब ये 20 जो दंत हैं ये हमारे मुख में उपस्थित जो जबड़े हैं उनके अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ये भी हम यही देख लेंगे। यहाँ पर इनकी व्यवस्था का जो सूत्र है उसको कहा जाता है दंत सूत्र। क्या कहा जाता है? दंत सूत्र। और वो दंत सूत्र आप किसका देख रहे हो? अस्थायी दंत का। तो सूत्र का नाम हो गया अस्थायी दंत सूत्र। तो वो होता है अपना 2102 बटा 2102 गुणा 2। 2102 बटा 2102 गुणा 2। ये 2102 किस प्रकार से है वो अभी अपन इसकी अगली स्टेप के अंदर चर्चा करेंगे कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ही नंबर क्यों लिए। 2102 ये मैंने किस प्रकार से ले लिए, इनकी चर्चा मैं अभी आपसे आगे के पॉइंट के अंदर करूंगा। आपको यहाँ ये याद रखना है अस्थायी दांतों की संख्या तो होती है कितनी? 20। और अस्थायी दांतों का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 2102 बटा 2102 गुणा 2। यहाँ काउंट कर सकते हो 2 3 2 5, 5 और 5 10 और 10 दूनी 20। टोटल दांत की संख्या कितनी थी? अस्थायी दांतों की संख्या 20 थी। दंत सूत्र के अनुसार भी हमारे पास अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो कितनी आ रही है? 20 आ रही है। इसका मतलब दंत सूत्र अपना सही। दूसरी मैं बात करता हूं यहाँ पर स्थायी दंत सूत्र की। या मैं सबसे पहले बात करूं कि स्थायी दांत कितने होते हैं। तो स्थायी दांतों की संख्या को लेकर आप यहाँ ध्यान देंगे। स्थायी दांत होते हैं अपने कितने? 28। टोटल दांतों की संख्या जो होती है, टोटल दांत कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर? जो मुख है उस मुख के अंदर टोटल 32 दांत होते हैं। 32 दांतों की बात जहां आती है वहां पर आप ये मान लें कि जो लास्ट टाइप के दांत है वो आ भी जाते हैं, नहीं, उस स्थिति की बात है। यहाँ पर इसके दंत सूत्र की अगर मैं बात करूं तो दंत सूत्र क्या हो गया? 2123 बटा 2123 गुणा 2। अब यहाँ भी आप काउंट करके देख सकते हो 2 3 3 और 2 5 5 और 3 8 16, 8 ऊपर 8 नीचे 16 और 2 ये कितने हो गए दांत? 32 हो गए। कितने हो गए? 32। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य के मुख के अंदर स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है तो आपका राइट आंसर क्या होना है? वहां पे 32 होना है।
और अस्थायी दंतों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो अस्थायी दंतों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 20 आ गई। दोनों प्रकार के जो दंत थे, इन दंतों का हमारे पास क्या आ चुका है? फॉर्मूला आ चुका है कि इन दांतों का सूत्र क्या होगा। अब यहाँ पर आप ये ऊपर नीचे वाली चीज आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे मुख के अंदर दो जबड़े हैं, एक ऊपरी और एक निचला। ऊपर की तरफ जो जबड़ा है वो मोस्टली क्या होता है? स्थायी होता है, उसको आप हिला नहीं सकते, लेकिन नीचे वाले जबड़े को आप हिला सकते हैं। ये ऊपरी और निचले जबड़े की अगर बात की जाए तो उनके मध्य एक छोटा सा डिफरेंस किया। तो विद्यार्थी, ये तो मैंने आपको ये बताया कि दांत के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं। दांत दो प्रकार से हमारी पूरे जीवन भर में दो प्रकार से आते हैं, एक तो अस्थायी दांत होते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं। इसके अलावा अगर मनुष्य के दंतों की बात की जाए तो मनुष्य के दंतों की कुछ विशेषताएं। मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम मनुष्य की श्रेणी में ही आते हैं। इन मनुष्य के दांतों की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो मनुष्य के दांतों की विशेषता में सबसे फर्स्ट आता है कि मनुष्य के दंत द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती, यहाँ आप आसानी से इस शब्द के टुकड़े करके भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, द्वि का मतलब होता है दो, बार का मतलब बारीक, दंती का मतलब दांत। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि मनुष्य के दांत जो है वो पूरी उम्र में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? द्विबार दंती। दूसरी अगर मैं बात करूं कि मनुष्य के दंत जो है वो मनुष्य के दंत गर्त दंती होते हैं। कैसे होते हैं? गर्त दंती। अब यहाँ गर्त दंती का मतलब भी आप इस शब्द से लगा सकते हो। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और दंती का मतलब होता है दांत। या आप अपने मुख को थोड़ा सा ओपन करके शीशे के सामने आसानी से देख सकते हैं कि आपके जो दांत है वो दांत गड्ढों के अंदर व्यवस्थित है या गड्ढों के अंदर लगे हुए हैं। और वो गड्ढे किसके बने हुए हैं? वो मसूड़ों के बने हुए हैं। मांसपेशियों से जो मसूड़े बने, उन मसूड़ों के अंदर हमारे जो दांत है वो फिट है एकदम, तो इसलिए उनको क्या कहा गया? गर्त दंती। देखो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों के अंदर पूछा भी गया है कि मनुष्य के दंतों की विशेषता बताइए। तो अब अगर आप मनुष्य के दंतों की विशेषता में आप ये बताओगे कि दांत सफेद होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि दांत पीले भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप सफाई उनकी किस प्रकार से करते हो। तो मनुष्य के दंतों की विशेषता में आप इतना याद रखें, ये 2 पॉइंट आपको जरूर से याद रखने हैं कि मनुष्य के दंत द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब ये हो गया कि 2 बार दांत आते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है कि मनुष्य के दंत गर्त दंती होते हैं, यानी मनुष्य के दांत गड्ढों के अंदर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। विद्यार्थियों, ये था दांतों के ऊपर आने वाला पहला क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन ये कि आप अस्थायी और स्थायी दांतों की संख्या बताओ, या फिर इनके फॉर्मूले आपसे पूछ लेगा, अस्थायी दंत सूत्र क्या होता है या स्थायी दंत सूत्र क्या होता है। अब इसके बाद में एक जो मनुष्य के दांत हैं या जो अपने जो दांत हैं, जो अक्सर हम लोगों को दिखाने के काम में लेते हैं, चाहे वो हंस के दिखाने का काम हो, चाहे अगले को चिढ़ाने का काम हो, उस समय जो हम अपने दांत दिखाते हैं, उन दांतों को अगर आप देखोगे तो दांतों का आपको मोस्टली सफेद भाग दिखाई देता है। आप जब दांत देखोगे अपने शीशे के सामने तो दांत का अधिकांश भाग आपको कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि दांत का सफेद भाग, वो दांत का सफेद भाग क्या कहलाता है? उस सफेद भाग को क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, उस सफेद भाग को इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। दांत का जो सफेद भाग होता है वो इनेमल होता है, यानी आप अपने दांत शीशे के सामने निकाल कर देख सकते हैं कि जो सफेद भाग आपको दिखाई दे रहा है उस सफेद भाग को हम क्या कहेंगे? इनेमल कहेंगे। और इस इनेमल की खास बात ये है, ये जो इनेमल है ये बना होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि दांतों का जो इनेमल है, या मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि आपके दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है?
दांत का सफेद भाग कौन सा है? इनेमल। दूसरा अपन क्वेश्चन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा भाग? सबसे कठोर भाग, वो कठोर भाग भी कौन सा है? इनेमल है। दांत का सबसे कठोर भाग भी कौन सा है? इनेमल। और वो व्हाइट भाग जो है वो भी क्या है आपका? इनेमल। और ये इनेमल बना किसका है? कैल्शियम सल्फेट का या फॉस्फेट का। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये जो दांत का इनेमल कैल्शियम सल्फेट का बना हुआ है, ये कैल्शियम सल्फेट जल के अंदर क्या होता है? अघुलनशील होता है। इसीलिए आप दिन के अंदर चाहे कितनी भी बार पानी पी लीजिए, आपके दांत घिसते नहीं है या आपके दांत पतले नहीं होते। अगर ऐसा होता, ये जल के अंदर अगर घुलनशील होता, तो आप जितनी भी बार पानी पीते या खाना खाने के बाद जब अपन मुंह को साफ करते हैं तो पानी का उपयोग करते हैं, तो उस समय हमारे दांत घिस घिस कर उम्र से पहले ही क्या हो जाते? टूट जाते, या हम ये कहेंगे वो पतले हो जाते, काम करने लायक नहीं बच पाते। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये जल के अंदर क्या है? अघुलनशील है। और अघुलनशील होने के कारण हमारे जो दांत हैं उसका इनेमल गलता नहीं है, या हम ये कहें कि वो घुलता नहीं है पानी के अंदर। घुलेगा नहीं तो आपके दांत ज्यों के त्यों बने रहेंगे, मजबूती जो है उनकी वो बनी रहेगी। तो ये था विद्यार्थियों हमारे पाचन तंत्र का जो सबसे पहला पार्ट था मुख। उस मुख के अंदर पाई जाने वाली जो चीजें थी, उन चीजों के बारे में मैंने आपको यहाँ बेसिक जानकारी दे दी है। इसके बाद कि आगे की जो प्रोसेस है, क्योंकि भोजन सबसे पहले मुख में ही जाना है, और मुख में जो दांत और जीभ है वो सबसे पहले उस भोजन के संपर्क में आएंगे और उस भोजन के टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? निगलेंगे। निगलने के दौरान वो गले के अंदर से होता हुआ कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। तो अब हमने यहाँ तक की प्रोसेस देख ली है कि लार और दांत का काम क्या है। लार का काम तो हो गया भोजन को लसलसा बनाना, और दांत का काम हो गया भोजन का चीरा फाड़ करना या भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में बदलना। इसके बाद यहाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो दांत के प्रकार हैं, स्थायी अस्थायी, मैंने यहाँ पर 4 नंबर ही क्यों लिए? वो 4 नंबर मैंने इसलिए लिए क्योंकि जो दांत हैं वो कौन कौन से हैं हमारे मुख के अंदर। तो सबसे पहले प्रकार के जो दांत हैं कृंतक। दूसरे प्रकार के जो दांत हैं वो है रदनक। तीसरे प्रकार के जो दांत हैं वो है अपने अग्र च्वर्ण। और चौथे प्रकार के जो दांत हैं वो है अपने च्वर्ण। ये 4 प्रकार के दांत आपके जबड़ों के अंदर उपस्थित हैं। इन दांतों की संख्या और इनकी आकार आकृति सबकी क्या होती है? अलग अलग। इनके कार्य भी क्या है? सबके अलग अलग है। तो ये 4 प्रकार के जो दांत हैं इनकी संख्या है ये 21, 23। 21, 23 का मतलब ये 2 कृंतक हो गए, ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में, रदनक 1 ऊपर 1 नीचे, फिर अग्र च्वर्णक 2 और फिर च्वर्णक 3। इस प्रकार से ये नंबर्स लिए गए। अगर इस अस्थायी दांतों की बात की जाए तो उसमें भी आप इसी प्रकार से इनका अनुमान लगा सकते हैं। इंग्लिश में अगर इनकी बात करूं तो आपको इनकी इंग्लिश टर्म भी याद रखनी है। इनके इंग्लिश में नाम हो जाएंगे इंसाइजर। पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंसाइजर। दूसरा हो जाएगा कैनाइन। तीसरा हो जाएगा प्रीमोलर। चौथा हो जाएगा मोलर। ये अपने दांत हो गए। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों ये मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो अपना एक खूबसूरत सा चेहरा है, उस चेहरे में होठों के बीच में एक संरचना है जिसको हम मुख कहते हैं, और उस मुख के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने चेहरे को और इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं गुरु राकेश आपकी हर डाउट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।